आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें इससे जुड़े सभी सवाल आपकी परीक्षा में किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हल हो जाएंगे और इसके बाद आपको किसी वीडियो को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, ये प्रारंभ कैसे हुई, इसका केंद्र कहाँ कहाँ था, किसकी जगह हुई थी, इसमें किस किस लोगों ने भाग लिया, इसका दमन, इसको रोका किस किस लोगों ने, इसकी असफलता का क्या कारण रहा और लास्ट में परिणाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका कारण देखते हैं कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था। तो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत पे बहुत बुरी तरह से क्या करते थे, अत्याचार करते थे। क्या करते थे? अत्याचार करते थे। किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। किसानों से जबरदस्ती उन्हीं के खेत में काम करवाया जाता था और उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता था। मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। यहाँ पे कोई उद्योग बनता ही नहीं था। यहाँ पे किसानों को मजबूर किया जाता था कि किसान अनाज वाले फसल ना उगाए, गेहूं धान ना उगाए, बल्कि क्या उगाए, ऐसे फसल उगाए जिसको बेचकर उन लोगों को फायदा होगा। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ से कपास उगाए, कपास से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो यहाँ से कपास उगा के वो क्या करे, अंग्रेज को बेच दे और कहाँ भेज दे, ब्रिटेन भेज दे। ब्रिटेन वाले उसी कपास से कपड़ा बना के वापस भारत में लाएंगे और भारत में बेच के मुनाफा कमाएंगे। तो किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने ही देश में अपनी ही जमीन पे वैसी फसल उगाए जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, ना कि वहाँ पे। इससे क्या होगा, अगर हम गेहूं नहीं उगाएंगे, अनाज नहीं उगाएंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, खाने वाले अनाज की कमी हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, लोगों की भूखमरी वाली स्थिति हो जाएगी। और सही में अकाल भी पड़ा था। और इसके साथ साथ अगर अकाल पड़ भी जाता है तो उन लोग से टैक्स वसूला जाता था। टैक्स में छूट नहीं दी जाती थी बल्कि और ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। ऐसी दयनीय स्थिति करती थी। साथ में सैनिकों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था। खुद तो वो दूसरे देशों से युद्ध लड़ते थे। जैसे ब्रिटेन वाले लड़ते थे किससे, जर्मनी से लड़ते थे, ईस्ट वाले देशों से लड़ते थे और भारतीय सेनाओं को जबरदस्ती उसमें शामिल करवाते थे और जबरदस्ती ले जाते थे समुद्र पार करके अपने साथ लड़वाने के लिए। कोई मर गया तो उसकी कोई जवाबदेहिता नहीं होती थी कि हमारे भारतीय सैनिक कितने मर गए तो उसके लिए कुछ किया जाए। उनसे कोई मतलब नहीं था, बस जबरन उनको अपनी सेना में शामिल करना है, दूसरों के खिलाफ लड़वाना है। ना खाने का सही से प्रबंध था, ना कुछ था। मतलब हम लोग की स्थिति उन्होंने दयनीय कर दी थी। इसके साथ साथ और क्या था, और सामाजिक आर्थिक कारण भी थे। जैसे उस समय हम लोग के भारत में सती प्रथा चलती थी, तो सती प्रथा का अंत अंग्रेजों ने करवाया था। तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन उस समय हमारे देश में कुछ रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोग थे जो इस अंत को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोग धर्म से जुड़े थे। धर्म में जो बात उन्होंने हमेशा से चलती आ रही वो उसी का समर्थन करते थे। सती प्रथा होता क्या था, अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसी पति की चिता पे उसे लेट के अपनी जान गंवानी पड़ती थी। स्वेच्छा से करे तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती चिता पे जलते आग में उन्हें झोंक दिया जाता था। ये तो सही में बहुत बुरी प्रथा थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा का विरोध किया राजा राम मोहन राय की मदद से। लेकिन भारतीयों को ये बात पची नहीं, क्योंकि भारतीय अपनी पुरानी मानसिकता में ही जी रहे थे। कुछ कुछ काम उन्होंने अच्छा किया लेकिन भारतीयों के हिसाब से वो अच्छा नहीं था। जैसे उन्होंने रेल चलवाया उन्होंने अपने फायदे के लिए। क्या कि यहाँ से जो सामान है, अगर हमको यूरोप भेजना है चाहे दूसरे जगह भेजना है तो आसानी से भेज सके, इसलिए दूरी को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। कोई हम लोग भारतीय लोग के लिए उन्होंने रेल का विकास नहीं करवाया था, लेकिन इसका फायदा भारतीयों को भी मिला। लंबी लंबी दूरी जो हम पहले बैलगाड़ी से, पैदल चल के, घोड़े से तय करते थे, वो अब रेल से दूरी तय करने लगे और एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से बहुत कम समय में पहुंचने लगे। लेकिन यही था कि रेलवे में जाति धर्म नहीं देखा जाता था कि छोटा लोग है कि बड़ा लोग है। ये बात कुछ लोगों को सताने लगी हमारे ही धर्म के, कि हमारे साथ छोटे धर्म के लोग कैसे बैठ सकते हैं, छोटी जाति के लोग कैसे बैठ सकते हैं। तो ये सब भी कुछ कारण रहा। और सबसे मेन कारण था कि अभी ना बंदूक है कि ऐसे खींचो और तुरंत मार दो किसी को। उस समय का बंदूक चलाना बहुत मुश्किल का काम होता था। उसको ऐसे खींच के उसमें कारतूस भरा जाता था। कारतूस को पहले छीला जाता था, तो छीलने के लिए दांत का उपयोग होता था। और किसी ने अफवाह फैला दी थी कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है,
तो भारतीयों के लिए तो गाय माता समान है, वो तो इस अपमान को कभी नहीं सहेंगे। और मुस्लिम है जो सुअर से दूर रहते हैं, तो दोनों के लिए बहुत दिक्कत की बात थी। तो मना कर दिया बहुत सारे सेनाओं ने कि हम इस चर्बी को दांत से नहीं लगाएंगे। तो उन लोग से ज़बरदस्ती करवाया जाता था, ज़बरदस्ती उनको आदेश दिया जाता था। तो ऐसे ही हमारी भारतीय सेना में ये हम प्रारंभ में पढ़ेंगे। तो ये सब कारण था कि उनसे ज़बरदस्ती कारतूस को छिलवाया जाता था। और क्या सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह चालू किया उन्होंने। विधवाओं को उस समय विवाह की अनुमति नहीं थी। देखिए समाज की बात, पुरुषों को विवाह की अनुमति है, लेकिन हमारे देश की विधवा को विवाह की अनुमति उस समय नहीं थी। तो ये सब उन्होंने चालू किया। साथ में रेल का विकास किया। लेकिन क्या हुआ, जितने जने हाई पोस्ट थी, उच्च पदों पे भारतीयों को कभी नहीं बैठाया जाता था। उच्च पदों पे उन्हीं के अंग्रेज अधिकारी बैठते थे और भारतीयों के साथ जबरदस्ती मजदूरों वाला बिहेव किया जाता था। उच्च पदों पे इनको भारतीयों को नहीं बैठाया जाता था। और इसके साथ उन्होंने क्या किया, उच्च पदों पे भारतीयों को नहीं बैठाया जाता था, अत्याचार करते थे, किसानों से जबरदस्ती उन्हीं के खेत में काम करवाते थे, मजदूर को उनका मेहनताना नहीं देते थे। और इसके साथ उन्होंने क्या किया, जमींदारों से उनकी जमींदारी छीनने लगी। जमींदार जो किसी जमीन के मालिक होते हैं, अगर उनसे कहा जाता था कि शाम तक अगर टैक्स कर वसूल करके नहीं ला पाए तो उनकी जमींदारी छीन लेंगे। राजाओं से भी उनका राजपाट छीना जाने लगा कि अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो उनके आगे की संपत्ति को कौन देखेगा, उनके राजपाट को कौन चलाएगा। तो इसी आधार पर उनसे उनका राजपाट छीना जाने लगा राजाओं से। तो ये सब मुख्य कारण थे कि 1857 की क्रांति प्रारंभ के। अब इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका प्रारंभ बैरकपुर छावनी, कलकत्ता में, बंगाल में एक जगह है, नाम है बैरकपुर छावनी है। वहाँ पे सैनिक लोग का कैंट लगा रहता है, जैसे अभी भी बहुत सारी छावनियाँ होती है। तो उसी समय इसी कैंट के छावनी के रहने वाले थे, नाम था मंगल पांडे। जिसने आदेश दिया था कि सैनिकों को कारतूसों को मुंह से छीलना जरूरी है, उन्हीं को गोली मार दिया। गोली मारा कब, 29 मार्च को, सामने मार दिया सबके। 8 अप्रैल को, 9 दिन के बाद इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, और इसी से क्रांति का प्रारंभ हो गया। लोग भड़क गए। तो सही बात कर रहा है, बैरकपुर का आदमी, क्या नाम था उसका, मंगल पांडे, पंडित था। कैसे गाय की चर्बी का लगा हुआ कारतूस का उपयोग करेगा। तो मंगल पांडे ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसी में इनको फांसी की सजा 29 मार्च को दे दी गई और 8 अप्रैल को चढ़ा भी दिया गया। इसी के विरुद्ध में पूरे भारत में हिंसा फैल गई, लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। क्रांति चालू हुई यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे ये भारत के हर एक कोने तक फैलने लगी। और 10 मई, टाइम क्या है, 10 मई को सब दिल्ली पहुंचने लगे, क्योंकि उसी समय दिल्ली मेन केंद्र हुआ करता था अंग्रेजों के शासन का। तो 10 मई को लोग कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। कौन था, जफर। ये बूढ़ा हो चुका था, नेतृत्व कर नहीं पाता, लेकिन जबरदस्ती, हालांकि भारत का नेतृत्व उसी के हाथ में था, भले बुजुर्ग ही था, लेकिन जबरदस्ती उसको नेतृत्व दे दिया 1857 की क्रांति का। और क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। 10 मई को मेरठ से मुंबई पहुंच दिया गया। क्रांति बिल्कुल छुपे तरीके से हो रही थी। क्रांति को पहचानने का तरीका था रोटी और कमल का फूल, क्योंकि क्रांति हो रही है तो खुल के तो बोला नहीं जा सकता, सैनिक आ जाएगी लोगों को रोकने के लिए। तो रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। इसका केंद्र कहाँ था, तो सबसे पहले दिल्ली केंद्र था, क्योंकि दिल्ली उस समय राजधानी थी। दिल्ली केंद्र था, झांसी केंद्र था, कानपुर केंद्र था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर तात्या तोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर हो गया, झांसी हो गया। ये लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। इनके पति से जबरदस्ती लखनऊ छीन लिया गया था, इसलिए वो बदला लेने आ गई थी। इसमें किस किस ने भाग लिया, तो भाग इन्हीं सब लोगों ने लिया। इसमें किसानों ने भाग लिया बढ़ चढ़ के, मजदूर भाग लिए, जमींदार भाग लिए, महिलाओं ने मिलके भाग लिया, राजाओं ने मिलके भाग लिया, क्योंकि राजाओं से ही उनका राजपाट छीना जा रहा था कि उनके यहाँ अयोग्य शासक नहीं है तो उनका राजपाट छीन लो। और साथ में कहा कि उनका कोई पुत्र नहीं है तो आगे की इनके राजपाट को कौन देखेगा, तो राजपाट छीन लो। बिना मतलब का कुछ भी करके राजपाट इन्होंने छीनने के लिए लगा दिया था। इसका दमन किया बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी है, जिसमें नील नाम था,
हडसन नाम था, नील हडसन, ह्यूरोज, कैंपबेल, ये सब अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध ये दमन किया। और ह्यूरोज यही थे जिन्होंने ये झांसी में दमन को दबा रहे थे, झांसी में विरोध को दबा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई से इनका पंगा हो गया था। इसकी असफलता का क्या कारण था? ये पहली क्रांति थी भारत में जब लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे, लेकिन ये फिर भी असफल हो गए। लोगों को आज़ादी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली अंग्रेजों से? इसका भी कुछ कारण रहा होगा। अभी हम उस कारण को देखते हैं। तो इसकी असफलता का क्या कारण रहा होगा? तो पहला कारण तो यही था कि हमारा जो नेतृत्व करता है, जफर बूढ़े हो चुके थे, अब उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी, कोई योग्य नेतृत्व करने वाला नहीं था। ये क्रांति भारत में जितना उत्तर भारत में फैली उतना दक्षिण भारत में नहीं फैल पाई। दक्षिण वाले ने कोई विरोध नहीं किया, बहुत सारे राजाओं ने नहीं विरोध किया, क्योंकि राजाओं इसलिए नहीं विरोध कर रहे थे कि बहुत का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों से आज़ादी मिल भी जाती है तो हम अभी भी तो मुगल शासक के ही अंडर रहेंगे ना, मुगलों से तो आज़ादी थोड़े मिलेगी। हम कोई राष्ट्र थोड़े बना रहे, कोई अपना देश थोड़े बना रहे, लोकतांत्रिक गणराज्य थोड़े बनाने जा रहे हैं। एक जगह से आज़ादी मिलेगी और दूसरे जगह फंस जाएंगे, जहाँ मुगल के कब्जे में थे वहीं मुगल में ही रह जाएंगे। इसके साथ क्या किया था, सब अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। कुछ ने कहा कि हमारे बेटे को बेटा नहीं है तो हमने गोद लिया बेटा, उसको राजपाट करने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम इस लड़ाई में पड़े। जैसे झांसी में ये हुआ था। कुछ बोला कि हमारा राजपाट छीन लिया गया, जैसे लखनऊ में कहा गया था। तो कुछ ने कहा कि हम मजदूरी करें लेकिन हमको मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे। तो सबका लक्ष्य अलग था। कोई देश को आज़ाद करने के लिए, कोई भारत को आज़ाद करने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि हर कोई अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए लड़ रहे थे कि हमारे साथ इसमें गलत हुआ है तो हम इसके लिए लड़ रहे हैं। तो असफलता का यही कारण था कि ये लोग एक मकसद से नहीं लड़ रहे थे कि अब हम लोग को अंग्रेजों को भारत से भगाना है और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, भारत में एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करनी। इस उद्देश्य से कोई नहीं लड़ रहा था। सब अपना अपना छोटा मोटा उद्देश्य लिए थे, जिससे घर में नहीं होता है, सब परिवार का एकजुट हो जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य अलग होता है। हमको कपड़ा खरीदना है, हमको पापा से पैसा चाहिए, सब भाई बहन एक है, कोई इसलिए नहीं एकजुट है कि हम लोग को मिलजुल के पापा को बोलना है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। तो यही असफलता का कारण है। इसका परिणाम क्या हुआ? इतने बड़े विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को उनकी नानी याद आ गई थी। हालत खराब हो गया था अंग्रेज का कि इतना छोटा छोटा लोग, टुकड़ा टुकड़ा में बटा लोग, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह किया कि अंग्रेज का हालत खराब हो गया। अंग्रेज उस समय बहुत सारे बड़ा बड़ा निर्णय लिए। सबसे पहले तो हम लोग का जो भारत का शासन था, एक कंपनी संभाल रही थी उस समय। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय आदेश आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के शासन को संभाल नहीं पा रही है, तो भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल के सीधा ब्रिटेन के उस समय राजा या रानी थी, महाराजा या महारानी, उनको दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल के कहाँ चल गया? ब्रिटेन के राजा के पास चल गया। एक जगह से निकले तो हम दूसरे जगह अटक गए। और क्या बोला आप कोई नया जगह पे कब्जा नहीं करेंगे। जैसे नया जगह पे कब्जा नहीं करेंगे, जैसे झांसी पे कब्जा कर लिया, अवध पे कब्जा कर लिया, लखनऊ पे कब्जा कर लिया। बोला अब जितना जगह मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी मिला दी, उतने ठीक है, नया जगह पे कब्जा नहीं करेंगे। किसानों के लिए अच्छे कानून लाएंगे। अकाल उकाल जब होगा, जब धन खाने की कमी हो जाएगी, तब टैक्स ज़्यादा नहीं वसूलेंगे। मजदूरों को उनके काम के अनुसार उतना देंगे जितना वो अपना जीविका चला पाए। जमींदारों से भी जमींदारी उनकी ऐसे ही नहीं छीन लेंगे कि शाम को अगर तुम टैक्स वसूल के नहीं आएगा तो हम तुम्हारा जमींदारी छीन लेंगे। राजाओं को भी अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो उनको मौका दिया जाएगा कि पुत्र नहीं है तो घर में और भी तो रिश्तेदार है, वो लोग को दे दो अपना राजपाट संभालने के लिए। हम डायरेक्ट नहीं छीन लेंगे, तुम्हारे पास पुत्र नहीं है तब हम ही तुम्हारा करता धरता हो गया। उच्च पदों पे भारतीयों को भी शामिल करेंगे। अभी तक उच्च पदों पे सिर्फ जो अंग्रेज अधिकारी शामिल थे, अब कहा गया कि उच्च पदों पे किसको शामिल करेंगे? भारतीयों को भी। ऐसे कानून बनाएंगे जो भारतीयों के लिए अब सही हो। साथ में ये भी हो गया, उन लोग को डर होने लगा कि ऐसा विद्रोह तो भारतीय अब कभी भी कर सकते, क्योंकि एक बार विद्रोह कर चुके हैं, तब वो सीख चुके हैं कि अंग्रेजों को हम इस प्रकार डरा सकते हैं। तो भारतीयों को बांटना शुरू कर दिया। इसी में फूट डालो शासन करो।
भारतीय क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो क्या किया कि इनमें फूट डालने लगे, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा किया गया, छोटे जात बड़े जात में बंटवारा किया जाए, जितना देर हम फूट डालेंगे उतना दिन हम भारत में शासन कर पाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति, हड़प नीति, धीरे धीरे कब्जा करने का जो इनका था कि भारत के हर छोटे छोटे क्षेत्र पे कब्जा कर लेते थे, कुछ कुछ आरोप लगा के वो सब तो बंद कर दिया था। लेकिन अब इन्होंने सीख लिया कि भारतीयों को ऐसे एकजुट होने नहीं देना है, कभी भी भारतीयों को अलग अलग करके उन पर शासन करना है। तो 1857 की क्रांति भले ही दिखने में छोटी क्रांति लगती है, लेकिन ये इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा और इसी से भारतीयों में एक जोश जगा कि अगर अंग्रेज हमारे साथ ऐसा वापस करेंगे तो हम फिर से क्रांति करेंगे, फिर से उसका विरोध करेंगे। तो ये एक तरह से भले असफल रही, लेकिन सफलता का रास्ता तो जरूर दिखा गई कि अगर क्रांति करना है तो सबसे पहले एक अच्छा नेतृत्व करता होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सभी लोग एकजुट होने चाहिए, सबका मकसद एक रहना चाहिए, सब अपने छोटे मोटे मकसद के लिए ना लड़े बल्कि एक होकर अपने देश के लिए लड़े कि हमारे देश की मिट्टी से अंग्रेजों को खदेड़ना है, भगाना है। ये नहीं कि हमको आटा नहीं मिल रहा है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा उसके लिए लड़ रहे हैं, सबका अपना अलग अलग मकसद नहीं होना चाहिए। जमींदार किसान राजा सबको एकजुट होकर लड़ना है। उसके बाद इतना सारा जो विकास का काम हुआ जिसको हम गलत समझ रहे थे, भले उन्होंने अपने लाभ के लिए किया, लेकिन हमको उस लाभ का फायदा उठा के धीरे धीरे उससे जैसे रेल का विकास हुआ तो हमारा भी तो विकास हुआ, हमको बाद में बनाना नहीं पड़ा, आसानी से हम भी अब हम व्यापार करते हैं तो उसी रेलवे के जरिए भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये सब हमारा भी फायदा हुआ। तो 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और अंग्रेजों से आज़ादी के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए इस तरह ये क्रांति खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट में हम देखेंगे इसके आगे का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।